8 वर्षों की सेवा पूर्ण होने की तिथि से 31 दिसंबर 2025 तक स्नातक शिक्षक में प्रोन्नति देने के साथ ही वित्तीय लाभ के साथ मान्य होगा सेवा निरंतरता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आपको मालूम है और आप सभी इन बातों को लेकर काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे होंगे कि 22 नवंबर 2025 को खास तौर पर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया। ये लाभ भी दे दिया गया और खुशी भी जाहिर करना लाजमी होता है, क्योंकि वर्षों का इंतजार आखिर जो सपने थे वो हकीकत में बदल गया। दोस्तों सेवा निरंतरता के क्रम में आप गौर करेंगे तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती संबंधी ही पत्र जारी किया गया, जिसके क्रम में 2 प्रकार की बातें अहम मानी जा रही है। पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के उपरांत शिक्षकों को वरीय और कनीय का निर्धारण कर दिया गया, यानी पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती के उपरांत जितने वर्षों के पुराने शिक्षक हैं उन्हें वरीय बना दिया गया है, जो बिल्कुल सत्य है। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ सेवा निरंतरता का लाभ देने के क्रम में प्रोन्नति देने संबंधी भी पत्र जारी कर दिया गया, जो पत्र संख्या 4207 दर्शाता है। लेकिन यह सिर्फ पत्र जारी होने से शिक्षकों के ऊपर प्रभावी नहीं होगा, यहाँ पर वित्तीय लाभ का होना भी काफ़ी जरूरी है। जब तक शिक्षकों को वित्तीय लाभ नहीं मिलता तब तक सेवा निरंतरता का यह लाभ सिर्फ व सिर्फ पत्रों तक ही सीमित रहेगा। आइए आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि तमाम विशिष्ट शिक्षकों को वित्तीय लाभ भी मिल सकता है, बशर्ते शिक्षा विभाग जो इन दिनों नई सरकार के गठन के उपरांत तमाम कार्यों के ऊपर फोकस डालते हुए त्वरित गति से कार्य कर रही है और शिक्षकों के हित का ख्याल रखते हुए उनके तमाम समस्याओं का निदान कर रही है। वहीं पर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिए जाने संबंधी पत्र जारी करने के क्रम में कुछ और भी कार्य करने की जरूरत है, जो अविलंब ही अगर नियम के अनुसार कर दिया जाता है तो सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को वित्तीय लाभ के साथ साथ तमाम सुविधाओं के साथ सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिए जाने संबंधी जो भी पत्र जारी हुए उसके क्रम में ये बात सत्य है कि तमाम पूर्व की सेवाओं की गिनती कर ली गई, उसके उपरांत ही वरीय और कनीय का निर्धारण किया गया है और प्रोन्नति के क्रम में पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती की जानी है, जो प्रशिक्षण के उपरांत सेवा होगी। यहाँ पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने संबंधी भी बातों का उल्लेख किया गया है, जो लेटर नंबर 4207 22 नवंबर 2025 दर्शाता है। इसके क्रम में आखिर शिक्षा विभाग को कुछ और भी कार्य करने की जरूरत है जो शेष रह गए हैं, और मैं बातें कर रहा हूं प्रोन्नति से संबंधित। पत्र में स्पष्ट खुलासा कर दिया गया कि प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जो भी सेवाएं हैं उनकी गिनती की जा सकेगी। स्वाभाविक है ये गिनती भी होती आ रही है। तो यहाँ पर मेरा मानना है, और जो पूर्व के तमाम जिला संवर्ग के शिक्षक जो नियमित कोटि के शिक्षक हैं उन पर लागू होते आया है। दोस्तों अब हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो भी राज्यकर्मी शिक्षक है, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, ये सभी भी शिक्षक अब नियमित संवर्ग के शिक्षक हो गए हैं। ऐसा एक पत्र भी जारी हुआ जिसमें नियमित शिक्षक का दर्जा दिया गया है, साथ ही साथ ये भी जिला संवर्ग के शिक्षक हो गए हैं। और पूर्व के नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए अगर कोई भी पत्र जारी किया जाता है तो उसमें जिला संवर्ग की बातों का उल्लेख किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी विशिष्ट शिक्षक भी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो तमाम प्रोन्नति हो या फिर अन्य प्रकार की सुविधाएं जिला संवर्ग के शिक्षकों की भांति ही मिलना चाहिए। तो आइए, प्रोन्नति का पत्र तो जारी कर दिया गया, लेकिन अब प्रोन्नति देने की बारी आ गई है और वह प्रोन्नति देने की घड़ी भी आ गई है। दोस्तों आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ था और उस पत्र के अनुसार नियमित कोटि के पूर्व के तमाम जो नियमित शिक्षक हैं उन्हें प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति देने की बातें की गई है, और इसके लिए समय सीमा का भी निर्धारण किया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक तमाम पूर्व के नियमित कोटि के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति दे दी जाएगी। दोस्तों यह आखिर किस नियमावली के तहत, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन सभी के लिए प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 का प्रावधान किया गया है, जो जिला संवर्ग के शिक्षक होते हैं। उस नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली नहीं, सिर्फ प्रोन्नति संबंधी
बातों का उल्लेख किया गया है और दोस्तों वह जिला संवर्ग के शिक्षकों के लिए है। तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि अब जब विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक वो भी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं तो प्रोन्नति संबंधी तमाम बातों का उल्लेख जो नियमावली 2018 में की गई है वह विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों पर ही लागू हो जाता है। तो इस आधार पर उसमें उल्लेख किया गया है कि तमाम शिक्षकों को जो लोग जिला संवर्ग के शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति हर साल जून और दिसंबर महीने में होने की बातें की गई है। यानी जो वर्षों की जिन जिन शिक्षकों की कोटि के लिए जितने भी वर्ष का निर्धारण किया गया है उसके लिए वर्ष में 2 बार प्रोन्नति देने संबंधी बातों का उल्लेख किया गया, जिसमें या तो जून होना चाहिए या फिर दिसंबर होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार उसी नियमावली के आलोक में प्रोन्नति देने संबंधी बातों का उल्लेख किया गया नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए और उनका प्रमोशन भी 31 दिसंबर 2025 तक होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी शिक्षा विभाग को चाहिए कि जब विशिष्ट शिक्षकों के लिए और विद्यालय अध्यापकों के लिए प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी कर दिया गया 4207 लेटर नंबर, उसके आधार पर तो यहाँ पर प्रोन्नति के हकदार हो जाते हैं विशिष्ट शिक्षक। और विद्यालय अध्यापकों की बातें की जाए तो 8 वर्षों की सेवा उनकी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए उनको प्रोन्नति नहीं दी जा सकती। लेकिन विशिष्ट शिक्षक जो 1 to 5 के शिक्षक है वो या फिर 9 to 10 के शिक्षक है उन्हें प्रोन्नति देने का रास्ता साफ दिख रहा है। तो यहाँ पर उसी नियमावली के आलोक में वर्ष 2018 के नियमावली के आलोक में तमाम विशिष्ट शिक्षकों को जो कक्षा 1 से 5 में कार्यरत है उन्हें प्रोन्नति देने संबंधी पत्र जारी करते हुए इसकी कार्रवाई भी प्रारंभ करनी चाहिए। वहीं पर 9th और 10th के जो शिक्षक हैं उन्हें भी प्रोन्नति देने की कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग अब कोई भी कार्य शिथिलतापूर्वक करने की राह पर नहीं चल रही। यहाँ पर नए सरकार के गठन से सभी कार्य दुरुस्त कर लिए गए हैं और अपडेट किया जा रहा है। इसके क्रम में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर जो प्रोन्नति देने की बातें होगी उसमें हर हाल में 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने की तिथि से ही शिक्षकों को स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं पर अगर 9th और 10th के शिक्षक हैं तो उन्हें भी 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से ही +2 शिक्षक के रूप में लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पूर्व जब कभी भी नियमित कोटि के शिक्षकों की प्रोन्नति हुई है कई बार ऐसा देखने को मिला है कि उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ दिया जाता है। कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से दिए जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापक भी जिला संवर्ग के ही शिक्षक हैं, तो इनका प्रोन्नति भी भूतलक्षी प्रभाव से दिया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप देख लेते हैं तो जिस तिथि को शिक्षक 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लिए उसी तिथि से उन्हें स्नातक ग्रेड के शिक्षक का लाभ दिया जाना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है विभाग के ऊपर अगर लगता होगा कि वित्तीय बोझ ज़्यादा पड़ रहा है तो ये वैचारिक लाभ दिया जा सकता है। ये सही है कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई शिक्षक वर्ष 2010 में प्रशिक्षित हो गए थे जून 2010 तो निश्चित रूप से 8 वर्षों की सेवा जून 2018 में उनकी पूर्ण हो गई। तो यहाँ पर प्रोन्नति के उपरांत उन शिक्षकों को वर्ष 2018 के भूतलक्षी प्रभाव से ही स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति देकर उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाना चाहिए। पैसे नहीं देने की बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन वैचारिक लाभ देते हुए उनका इंक्रीमेंट बढ़ाते बढ़ाते आखिर जिस तिथि को उन्हें प्रोन्नति दी जा सकेगी अगले ग्रेड में जिस तिथि को पत्र निर्गत होगा उस तिथि से उन्हें वित्तीय लाभ दिया जा सकता है। और इस आधार पर एक लंबी सेवा जो विशिष्ट शिक्षकों की ओर से की गई है उसका सम्मान किया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में जो भी निर्धारण किया गया सेवा निरंतरता और वरीय कनीय के निर्धारण के क्रम में शिक्षकों की सेवा का पूर्ण ख्याल रखा गया है, पूर्ण सम्मान दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार हर हाल में वही करना चाहिए कि 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होने की तिथि से ही स्नातक ग्रेड का लाभ दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ वित्तीय लाभ उन्हें पत्र निर्गत की तिथि से दिया जाना चाहिए। ऐसे में ना तो शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के ऊपर कोई वित्तीय बोझ बढ़ेगा और उधर शिक्षकों को वर्तमान से ही सही परंतु एक अलग स्केल का
वेतन मिलना शुरू हो जाएगा और वर्षों की जो मांग है 9300 से 34,800 जो सप्तम वेतन के क्रम में इंडेक्स है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसे में शिक्षा विभाग के पास ऑप्शन है, शिक्षा विभाग ये कर सकती है। अब आइए दोस्तों, ये तो बातें हो गई प्रोन्नति के उपरांत, लेकिन यहाँ पर वित्तीय लाभ अन्य सुविधा के माध्यम से भी दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर तो आपने देख ही लिया, अब है कि जब पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती हो गई तो शिक्षकों को अब छुट्टियों में भी लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, और ऐसा निर्धारित भी कर दिया गया है कि जो भी विद्यालय अध्यापक है या फिर विशिष्ट शिक्षक है, उन सभी को पूर्व के जितने भी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं उनके भांति ही तमाम छुट्टियों को उपभोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऐसा एक पत्र भी जारी हो चुका है जो 2 जून 2025 को जारी किया गया था अमित कुमार पुष्पक जो शिक्षा सचिव है उनके द्वारा। उसी पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया था कि जिला संवर्ग के शिक्षक होने के नाते उन सभी की छुट्टियां अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत ही स्वीकृत होगा और उस समय से यह प्रावधान भी लागू है। उस समय से अभी तक देखेंगे तो पूरे बिहार भर में तमाम विद्यालय अध्यापक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, उन्हें सिर्फ मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जा रही है और उन्हें ना तो मेडिकल की सुविधा यानी चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति दी जा रही, ना ही अन्य अर्जित अवकाश की स्वीकृति दी जा रही है। इसका मुख्य कारण ये था कि अभी तक इसे वंचित रखा गया था। इसकी स्वीकृति पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाने के उपरांत ही इन सभी की छुट्टियों को स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी आखिर सोच रहे थे कि अगर पूर्व की सेवाओं की गिनती नहीं की जाती तो नई सेवा के आधार पर आखिर उन्हें कैसे और कितने दिए जाएंगे अवकाश, यह दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। अब दोस्तों, जब पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती कर ली गई यानी सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया तो स्पष्ट है कि शिक्षकों को, खासतौर पर विद्यालय अध्यापक हो या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, बस इन्हें पूर्व के तमाम नियमित कोटि के शिक्षक के भांति ही 180 दिनों की चिकित्सा अवकाश का अधिकार प्राप्त हो गया। उसके बाद 300 दिनों की अर्जित अवकाश का सुविधा प्राप्त हो गया। अब है यहाँ पर संचय की बातें, तो संचय भी हो चुका है। विशिष्ट शिक्षकों को आखिर जब पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती कर ली गई तो 180 दिनों का संचय भी हो चुका है उनका ये चिकित्सा अवकाश। अब यहाँ पर देखेंगे 180 दिनों का संचय होने के लिए 20 चिकित्सा अवकाश हर साल में संचित होता है। यहाँ पर 180 दिनों की चिकित्सा अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। यहाँ पर देख लिया जाए 180 दिन पुराने के लिए हर साल 20 से आप गुना कर लीजिए तो 9 दूनी 18 हो जाता है दोस्तों। 9 साल सेवा करने के उपरांत ही 180 दिन पूरे जाते हैं। तो इस तरह से विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली उनका 180 दिन का चिकित्सा अवकाश संचित हो गया। अगर बीच में उन्होंने कोई चिकित्सा अवकाश ले ली है तो घट जाएगा, परंतु आगे अगर वो सेवा देंगे तो यह उसमें जुड़ता जाएगा। इस तरह से दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चिकित्सा अवकाश नहीं लिया उन सभी को 180 दिनों का यहाँ पर चिकित्सा अवकाश संचित हो गया और आने वाले दिनों में जो भी चिकित्सा अवकाश का उपभोग करेंगे वह संचित के बाद हर साल 20 चिकित्सा अवकाश दिए जाते हैं, उसके आधार पर वो उपभोग कर सकते हैं। अब आइए, ये तो बातें हो गई। अब अर्जित अवकाश के बारे में हम बातें करते हैं। अर्जित अवकाश की भी सुविधा प्रदान की गई है। जिला संवर्ग के शिक्षकों की भांति विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को भी 300 EL यानी अर्जित अवकाश की सुविधा और अधिकार प्रदान किया गया है। ये भी संचय आखिर कितने होते हैं? तो इसका भी संचय 1 वर्ष में 14 होता है। 1 वर्ष की नौकरी आप कर लेते हैं तो आपका 14 दिनों का EL संचित हो जाता है। इस तरह से 300 दिनों की गई है तो आप गौर करेंगे तो 21 साल की सेवा पूरी करने के उपरांत 300 दिनों का यह EL संचित हो सकेगा। अब आइए, यह 300 दिनों के EL का आप अगर उपभोग करते हैं तो आप अपने सेवा में रहते हुए इसका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप इसका उपभोग नहीं करते हैं तो आपको 300 दिनों का जो अंतिम रिटायरमेंट का समय होगा उस वक्त जो आपका वेतनमान होगा उसके हिसाब से जोड़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर 300 दिनों का संचय हो जाने के बाद अगर आप
बाद में अर्जित अवकाश का उपभोग करते हैं तो यह 300 दिनों में से घटेगा ही नहीं। मान लेते हैं कि 21 वर्षों की सेवा के उपरांत आपका 300 दिनों का यह अर्जित अवकाश संचित हो गया। उसके बाद 22वें वर्ष में आप 14 ईएल का उपभोग कर सकते हैं। अगर 22वें वर्ष में भी 14 ईएल का उपभोग नहीं करना चाहते हैं, उसे संचित कर रख लेते हैं, तो इस तरह से दोस्तों अगले वर्ष में आप 23वें वर्ष में 28 ईएल का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा प्रदान की गई है, लेकिन अधिकांशतः शिक्षक ऐसा करते नहीं है। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले 300 दिनों का संचित कर लेते हैं और जब अति आवश्यक महसूस होता है उस वक्त ही अपने ईएल का अधिकार का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह देना चाहूँगा कि ईएल अर्जित संबंधी भी तमाम सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पर एक पत्र ईएल अर्जित और साथ ही साथ छुट्टियों की स्वीकृति संबंधी जारी कर देना चाहिए, जिससे होगा क्या कि तमाम प्रकार की छुट्टियों की स्वीकृति विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों को मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक आप देखेंगे तो ढेर सारे विशिष्ट शिक्षक आखिर चिकित्सा अवकाश में चले गए, परंतु उन्हें आखिर वेतन से वंचित कर दिया गया, आखिर उनका वेतन स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर उनके परिवार को आखिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो शिक्षक अपने ही खुद बीमार के कारण चिकित्सा अवकाश में गए, ऊपर से पैसा नहीं मिला, तो आखिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इस आधार पर शिक्षा विभाग को चाहिए कि तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए जब पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती कर ली गई तो इसके आधार पर छुट्टियों की स्वीकृति संबंधी पत्र जारी करते हुए 300 दिनों का ईएल, चिकित्सा अवकाश इत्यादि संबंधी एक पत्र जारी कर देना चाहिए। और इस तरह से अगर किया जाता है तो यह सेवा निरंतरता जो अभी तक जारी किया गया है वह ₹0 के आधार पर किया गया। ₹1 का भी वित्तीय लाभ विशिष्ट शिक्षकों को मिलते नहीं दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि समय काफ़ी करीब है और इसके आधार पर 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए जल्द ही प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी करते हुए प्रोन्नति देने का भी कार्य शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों ये है आज की खबर। इन तमाम बिंदुओं पर आपका विश्लेषण क्या कहता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।